देश के स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है 22वां, दून लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई है लेखों की, फ़ोटोज़ की और किताबों की। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी हैं और दून लाइब्रेरी से, और साथ में योगेश धस्माना जी हैं। दोनों लोगों की इसमें अपनी भागीदारी है इन सारी चीज़ों को लेकर। किस तरह से वो क्या थीम है इसकी, कैसे समझाना चाहते हैं, क्या है? धस्माना जी, पहले आप ज़रा सा बताइए, क्योंकि आपका ही नेतृत्व में। जी, धन्यवाद भाटिया जी। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य था और जो दून लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर है, इनका एक बड़ा दीर्घकालीन एक कार्य योजना थी कि स्वाधीनता आंदोलन और उसके बाद का जो राज्य आंदोलन का इतिहास रहा है, हमारी नई पीढ़ी अभी भी बिल्कुल अनभिज्ञ है इससे। और जो जबकि हमारा चाहे स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास रहा या पृथक उत्तराखंड राज्य का आंदोलन का इतिहास रहा, ये दोनों ही आंदोलन राष्ट्रीय जीवन में ऐसे आंदोलन रहे हैं जो हमेशा राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में रहकर लड़े गए। सीधा से मैं कहूँ कि 1875 में जब आर्य समाज की यहाँ पे आगमन हुआ, उससे पहले 1850 में ईसाई मिशन आ गया। तो ईसाई मिशन और आर्य समाज के आने के बाद जो लोगों में सामाजिक जागृति आई, वो उसका जो पहला प्रतिबिंब था वो था हमारा अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के रूप में 1870 में, और उसने 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया। इस अखबार के प्रकाशन से जो उत्तर प्रदेश का संभवतः पहला साप्ताहिक पत्र भी बना। तो इन पत्रों के, इन संस्थाओं के माध्यम से एक जो जन जागरण का वातावरण शुरू हुआ, और जिस जिस ढंग से ब्रिटिश शासन का विस्तार हिमालय में होता रहा, इस पर्वतीय क्षेत्र में होता रहा, उस तरीके से हमारी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी जटिल होती रही। मसलन बेगार आंदोलन, क्योंकि बेगार एक बड़ी ज़रूरत थी उनके लिए, जो उस समय एक आवश्यकता भी थी, क्योंकि हमारे पास एक भी सड़क नहीं थी। तो प्रशासनिक जब विस्तार होना था तो जरूरत भी थी, लेकिन बिना मूल्य के श्रम लेना वो बेगार था। और इसी तरह जब 1880 में जंगलात विभाग की स्थापना हो जाती है, तो जो हमारे परंपरागत हक हकूक थे वो हमारे गांव की सीमाओं तक जब शासन पहुंच गया और संरक्षित वन में हमारे वन पंचायतें बदल गई, कम होने लगी, तो ये दो बड़े प्रश्न थे। यहाँ सबसे बड़ी बात इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है कि हमारी जो राष्ट्रवाद की भावनाएं रही पर्वतीय क्षेत्र में, और उस लोकतंत्रात्मक एक व्यवस्था को भी देखिए कि महात्मा गांधी ने एक आह्वान किया कि 1920 में कि जो युवक हैं वो अपने अपने घरों में जाएं, इलाहाबाद में, बनारस में। तो बहुत सारे पहाड़ के जो युवक थे उन लोगों ने भी तब सवाल किया, और हमारे इन समाचार पत्रों की जो प्रदर्शनी है उसने भी सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि स्कूल का बंद करो, कॉलेजों को बहिष्कार करो, अदालतों को बहिष्कार करो। हम तो पहाड़ में अभी कह रहे हैं कि हमें स्कूल भी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। तो हम आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से या स्वाधीनता संग्राम से कैसे जोड़ें? तो शायद यही अवसर था कि जब गांधी को भी हमारे इन नायकों के सामने, हमारे इन समाचार पत्रों के संपादकों की जो राय थी, और इसको लीड किया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने, मुकुंदीलाल बैरिस्टर ने, भैरव दत्त धूलिया ने, मथुरा दत्त प्रसाद नैथानी ने, संपादक गिरिजानंद नैथानी जिसने 1902 में गढ़वाल समाचार शुरू किया, 1905 में गढ़वाली आया, 1930 पुरुषार्थ आया 13 में, फिर 1917 में विशाल कीर्ति भी आया, साथ में एक श्रृंखला भी शक्ति फिर आ जाता है 1918 में। इन समाचार पत्रों के संपादकों को देखिए कि ये स्थानीय प्रश्नों पर बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ। तो ये अकेला स्वाधीनता आंदोलन उत्तराखंड का ऐसा था जो हमने पूरी तरीके से स्थानीय मुद्दों पर शुरू किया, लेकिन अंततः ये राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जुड़कर
इसने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया जो कि कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देता है। इसी के साथ साथ में थोड़ी बात आंदोलन पृथक राज्य की भी करूं, जबकि इसी के टाइम पे आप देखते हैं कि दार्जिलिंग में घिसिंग का आंदोलन था, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के आंदोलन था, लेकिन हमारे इन आंदोलनकर्ताओं ने, इन नेताओं ने कभी भी एक ऑटोनॉमस की मांग की, शुरू में पृथक राज्य की मांग जरूर की। उसका एक लंबा इतिहास मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा, आखिर में बोलेंगे। तो ये प्रदर्शनी को चलते हैं। तो चूंकि 1920 में, जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमारे पास वन और इसका जो बेगार था आंदोलन, इससे जो सामाजिक चेतना हुई, उसके आगे चलकर राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। और इस राजनीतिक चेतना के विस्तार में जो हमारे नायक थे उस समय, गोविंद बल्लभ पंत तो थे ही, चूंकि ये स्थानीय स्तर पर भी थे और राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रहे थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर जैसे हरगोविंद पंत, साथ में हमारे बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, मथुरादत्त नैथानी, गिरजादत्त नैथानी, आपके हमारे विषमदत्त चंदोला, भैरव दत्त धूलिया, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, है ना, और इन लोगों ने इसको आगे जो लड़ाई लड़ी। और आपका जो सरयू, खासकर जो बागेश्वर का जो असहयोग आंदोलन, जिसको कि सबसे बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है कि 4000 लोगों ने अपने जो रजिस्टर थे बंधुआ मजदूरी के, उन मालगुजारों ने इस्तीफा दिया। और लगभग एक अनुमान जो तत्कालीन समाचार पत्रों का है कि बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में 40,000 लोगों ने सरयू के तट पर वो रजिस्टर बेगार में बहाकर एक संगठित रूप से जो आंदोलन प्रारंभ किया, वो पूरे उत्तराखंड में फैला। और वही आंदोलन, आप ये देखिए कितनी बड़ी एक अलग बात है इस आंदोलन की, कि महात्मा गांधी चौरी चौरी घटना के बाद आंदोलन को समाप्त कर देते हैं कि हिंसा हो गई है और अब मेरे इस आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में यह आंदोलन तब तक चलता रहा 1923 तक, जब तक संयुक्त प्रांत की उत्तर प्रदेश सरकार ने बेगार को कानूनी रूप से समाप्त करने का निर्णय नहीं ले लिया। और इसी का नतीजा था कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी भी बनी उसके बाद, और गोविंद बल्लभ पंत और साथ में हमारे मुकुंदी लाल बैरिस्टर, ये लोग उस कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। और उसके बाद एक वन पंचायतों को लेकर भी एक राय बनी उसके बाद, और वन पंचायतों का भी गठन हुआ। तो ये जो बुनियादी आंदोलन दो हमारे बेगार और वन कष्टों थे, इन्होंने जाके 37 के आंदोलन में एक राजनीतिक चेतना को प्रखर किया। और महात्मा गांधी को भी लगा इन आंदोलनों के बाद कि पहाड़ को देखना चाहिए। और कुल मिला के 1900 मतलब गांधीवादी आंदोलन शुरू करने से पहले और 1946 तक कुल मिलाकर गांधी जो है 7 बार उत्तराखंड आए। और जो पहला व्यापक उनका जो यात्रा थी वो कुमाऊं से शुरू हुई थी अक्टूबर 1929 में। और आप देखिए कि जो सीमांत का क्षेत्र है हमारा, जबकि पूरे देश का कोई भी सीमांत क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं अलगाववाद या हिंसक घटनाएं न हुई हों, लेकिन हमारे सीमांत पिथौरागढ़ के निवासियों ने भी 1929 में अल्मोड़ा में आकर महात्मा गांधी को, महिलाओं ने अपने गहने भेंट किए। उन्होंने अपना जो एक एक रुपया, एक एक आना जो जमा था वो महात्मा गांधी को भेंट किया। तो सीमांत के क्षेत्र के लोगों ने भी, जिसमें जमन सिंह पांगती बहुत एक प्रमुख रूप से नाम थे, हरमल सिंह यांकी का नाम था, ये वो लोग थे कि जिन्होंने 29 में महात्मा गांधी को एक विश्वास दिलाया कि सीमांत का क्षेत्र भी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ से एक राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत उत्तराखंड में होती है। इनके बारे में जरा सा, ये गांधी जी का वही अक्टूबर में जो 1929 की यात्रा है, ये उसमें देखिए गांधी जी लारी में है पहली बार मोटर में, और इसमें मीरा बहन भी दिखाई दे रही हैं और हमारे तमाम स्वाधीनता सेनानी दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर का फोटो उसी भीड़ का हिस्सा है जो बागेश्वर में जब सरयू में रजिस्टर प्रवाह कर दिए गए थे, तो उसके बाद ये विक्टर मोहन जोशी, जो कि एक ईसाई धर्म से होने के बावजूद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो गया, और ये उस समय का है। ये ताकुला के पास, उसके बाद नेहरू जी इस यात्रा को देखने के बाद आए थे, तो ये ताकुला के बाद गांधी जी का जो स्वागत हो रहा है उस समय उत्तराखंड में, ये उसका एडिटोरियल है। ये शक्ति ने इस तरह के इसको उस समय के उसमें दिया है। और 1930 में जब ये हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह, तो गांधी की जो गिरफ्तारी है, तो ये गणदेश जो 1930 में कोटद्वार से प्रकाशित हो रहा था। इसी बीच एक बड़ा
आंदोलन में एक टर्न आया कि जो शिल्पकार समाज था हमारा, इसको डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं दिया, सामाजिक अधिकार। और छुटपुट घटनाओं भी उस समय होने लगी थी 37 के दशक में। दशक तो उससे पहले हो चुकी थी घटनाएं, लेकिन जब महात्मा गांधी को नंदप्रयाग से गोविंद प्रसाद नौटियाल लीडर समाचार पत्र में खबर भेजते हैं कि गढ़वाल में अभी भी शिल्पकारों के साथ भेदभाव है, और वो एक बारात का नेतृत्व कर रहे थे अंशय प्रसाद बहुगुणा, और उस घटना का जब समाचार लीडर में इलाहाबाद में गांधी ने देखा तो गांधी को लगा कि अच्छा, आज भी उत्तराखंड में और गढ़वाल के हिस्से में इस तरह की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा मैं इस आंदोलन पे प्रतिबंध लगाता हूँ। तो ये प्रतिबंध लगा था, लेकिन उसके बाद शिष्टमंडल गया, इसमें सुखदेव सुमन भी शामिल थे, और इन लोगों ने महात्मा गांधी से बात की, पहले सरदार पटेल से बात की, और उसके बाद ये हुआ कि साहब ये एक मात्र समाचार था। और उस आंदोलन का जो नेतृत्व कांग्रेस के अंशय प्रसाद बहुगुणा कर रहे थे, जो वहाँ के पहले एमएलए भी हुए, हमारे विधायक भी रहे वहाँ से, उन्होंने इस बात को कहा कि हम तो सवर्ण और शिल्पकारों के मध्य जो एकता को प्रदर्शित करने वाला भाव था, इसलिए मैंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो गांधी जब इस उनकी बात से आश्वस्त हो गए तो उसका ये प्रतिबंध उठा। तो जो कर्म भूमि जो 1939 में शुरू हुआ था कोटद्वार से, ये उसने अपने अग्रलेख में इसको प्रकाशित किया। सन 30 में पहली बात थी कि जहाँ हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि ये तल्लीताल नैनीताल में गांधी के स्वागत में जो महिलाएं उमड़ी हैं, ये अल्मोड़ा में रामजय कॉलेज के बाहर का दृश्य है, गांधी इसमें आ रहे हैं। तो ये जो सन 30 का दशक था और गांधी की यात्राएं थी, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान जो स्वदेशी की बात हुई, शराब की भट्टियों में प्रदर्शन हुआ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, तो सन 20 तक के आंदोलन में नहीं था। 20 तक तो हमने कहा हमें अभी सड़क भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, लेकिन सन 30 में यह आंदोलन आते आते पूर्णतः राजनीतिक चेतना के रूप में प्रखर होने लगा था। और उसके बाद ये 37 में जब मंत्रिमंडल बना कांग्रेस का, पहली बार ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जन भागीदारी बढ़ाने के लिए एक धड़ा चाहता था कि गांधी नहीं चाहते थे कि मंत्रिमंडल में शामिल हो कांग्रेस, लेकिन नेहरू चाहते थे। तो ये शामिल हुए। उस समय के तत्कालीन ये शक्ति ने इसको लिखा है, और साथ में हमारे जो तत्कालीन समाचार पत्र थे, ये सब एक गढ़वाल ही जैसी भी अखबार शुरू हुआ, ये प्रो ब्रिटिशर था। ये दोनों की बात रखता था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि उस समय जो दो विचारधाराएं परस्पर चल रही थी, एक चुनाव में लड़ना चाहिए 37 में कांग्रेस को, ये था कि नहीं लड़ना चाहिए। और उसके बाद ये सन 30 में पहली बार दुगड्डा में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, और कृपा राम मिश्र मनहर ने इसकी अध्यक्षता की, और साथ में भगदर्शन जी भी थे। और इन लोगों ने ये उस गढ़वाल विजिट के दौरान, जिसमें कि पहली बार सुखदेव सुमन भी शामिल हुए और उन्होंने टेहरी के लिए जन समर्थन मांगा, पहली बार सुमन के माध्यम से भी, और स्थानीय जनता के लिए ने भी मांग की कि जिस तरीके से हम उपेक्षित हैं, हमारे लिए एक अलग से यूनिट बननी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि कह सकते हैं हम लोग, मतभेद हो सकते हैं मेरी इस बात में, लेकिन कहीं पृथक राज्य की आहट भी इस मीटिंग के बाद जो शुरू हुई थी, और ये पूर्णतः धीरे धीरे करके राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होने लगा। जब पहली कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने माल भाड़े पे 5 आना बढ़ा दिया था। उससे जो बैलगाड़ियाँ जो हमारे ढाकर सामान लाते थे रामनगर की मंडियों से या कोटद्वार की मंडियों से, वो जनता में फिर वो भी एक आंदोलन का इशू बना, क्योंकि सड़क तो थी नहीं तब तक प्रॉपर। तो उस आंदोलन के दौरान जो ये बड़ा उसका ये एडिटोरियल है, ये कर्म भूमि जो सांप्रदायिकता बढ़ने लगी थी, जिस तरीके से मुस्लिम लीग का गठन हुआ और जिन्ना का उदय हुआ, तो हमारे समाचार पत्र केवल स्थानीय बात नहीं, राष्ट्रीय समस्याओं पे भी पूरी मुखरता के साथ दिख रहे थे। और जो उस समय ब्रिटिश के रूप में और जिस तरह नेतृत्व बढ़ रहा था, ये 1918 के भी इसमें संपादकीय शुरू हो गए हमारे पास, 1900 में हो गए। इसमें मुकुंदी लाल जी का भी है, हरगोविंद पंत जी का भी है, ये लोग। और ये सन 42 के आंदोलन का ये एक मुख्य पत्र था कांग्रेसी ढिंढोरा, क्योंकि तब साइकिलो स्टाइल पर आता था ये समाचार पत्र। और इस तरह की ये जो घटनाएं हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, ये साइकिलो स्टाइल के माध्यम से एक दूसरे को पहुंचाई जाती थी। और इन घटनाओं को धीरे धीरे करके 30 के बाद हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा लंबा है, संक्षिप्त करते। ये स्वराज पार्टी जब गठन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू द्वारा, तो संयोजक गोविंद बल्लभ पंत थे। तो ये सन 24 में इलाहाबाद में उनके द्वारा
ये जो गठन किया गया उसके बाद ये गढ़वाल में आया और गढ़वाल में स्वराज पार्टी के ही उम्मीदवार जो 1926 में जो प्रांतीय असेंबली का चुनाव हुआ तो ये लोग उसमें बद्रीदत्त पांडे और पंत जी और साथ में इधर से जो एक सीट थी उसमें गोविंद बल्लभ ये मुकुंदी लाल जी गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ पहुँचे। ये जो मैं कह रहा था ये जो पहले हमारे ढीली डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे ये उनका अखबार 2 साल ही निकल पाया या 18 से 20 तक। शक्ति लगातार था, अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, शक्ति शुरू हो गया। ये हितैषी था, ये उनके संपादक था। जो 41 में उधर बोला कि प्रतिबंध जब गांधी आश्वस्त हो गए तो ये प्रतिबंध उठ गया था और ये जब 41 का हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है तो ये उसमें जो गिरफ्तार लोग वे कितने किसको कितनी सज़ा मिली ये भैरवदत्त धूलिया जी ने इसको सविस्तार कर्मभूमि में जो प्रकाशित किया। और ये जो राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था क्योंकि इस 40 के दशक में आते आते हमारी खबरें और हमारे जो नायक थे वो राष्ट्रीय स्तर पर उनका अभिव्यक्ति ज़्यादा मुखर रूप से होने लगी और निश्चित रूप से नो डाउट कि गोविंद बल्लभ पंत ने उस समय सबको लीड किया। अंदर रूम में हरगोविंद पंत थे, मुकुंदी लाल बैरिस्टर थे, भैरवदत्त धूलिया थे, अनसुया प्रसाद बहुगुणा थे, भक्त दर्शन थे, प्रताप सिंह नेगी थे इन और छवाण सिंह नेगी थे, कप्तान राम प्रसाद नौटियाल थे। और ये जो सबसे बड़ी बात थी कि महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ने लगी। ये जो महिलाएँ हैं ये 40 के दशक में ये महिलाएं हैं। यह अल्मोड़ा के लाला बाजार का दृश्य है। ये झंडा सत्याग्रह जो शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह के रूप में ये आगे आया। इधर चूँकि श्रीदेव सुमन के बाद ये था कि टिहरी में भी आया तो हमारे मनोहरलाल श्रीमन जो बहुत अच्छे लेखक भी थे ये झंडा सत्याग्रह के बारे में और टिहरी की रियासत को लेकर भी सवाल करने लगे थे। ये हमारे देहरादून में जो जलसे हो रहे थे उनके बड़े फोटो हैं। ये 1922 में जब बद्रीदत्त पांडे जेल से छूटे तो ये देहरादून में किस तरह उनका स्वागत था, उनके साथ की टीम थी। ये खड़ग बहादुर सिंह जो नेपाली समुदाय से गोरखा समुदाय से आते थे ये उनका पैतृक आवास है। और ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उसी के बाद जब श्रीदेव सुमन की डेथ हो जाती है जेल में उसको उन्होंने लिखा था। ये इस अखबार के बारे में उत्थान के बारे में लोग कम जानते हैं क्योंकि ये कर्म भूमि के 1 महीने के बाद कोटद्वार से प्रकाशित हुआ माहेश्वरी बंधुओं द्वारा। तो ये भी सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये बद्रीदत्त पांडे के अल्मोड़ा अखबार और शक्ति के कुछ संपादकीय हैं और ये साथ साथ में जो 1942 की जिस तरह की घटनाएं घट रही थी उसके बारे में ये दिशा निर्देश जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के मिलते थे। ये उन्हीं लोगों ने जेल जो 42 में जेल जा रहे थे और उनका कौन कितने वर्ष की सज़ा महीने की सज़ा हुई। ये चूँकि करतार से ये भगत सिंह के परिवार का भी रिश्ता सहारनपुर और उत्तराखंड से लोगों से जुड़ा रहा तो यहाँ उनका आना जाना रहा तो इसमें भी उनकी उन घटनाओं का जिक्र है। ये देहरादून के सेनानी हैं 41 के और 42 के इस तरह के। ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, भले ही हिंदी के पहले डी थे लेकिन जब इन्होंने पुरुषार्थ निकाला अपना तो पुरुषार्थ में राष्ट्रीय और उत्प्रो राष्ट्रवाद की प्रेरित जो कविताएं थी और भक्त दर्शन थे जिन्होंने 30 के बाद इस आंदोलनों का और 42 तक लगभग हर जगह नेतृत्व किया। ये औपनिवेशिक स्वराज्य की जो बात आ रही थी कि किस तरीके का स्वराज होगा हमारा, तो ये जो समाचार पत्रों की चिंता थी ये उस समय क्षत्रिय वीर पौड़ी से व्यक्त कर रहा है। ये फिर शक्ति का ये अपने पांडे जी के द्वारा बराबर इसमें चिंता व्यक्त की जा रही थी और उनके कुछ जो समाचार थे प्रमुख से वो व्यक्त किए जा रहे थे। ये श्रीदेव सुमन का आर्टिकल है कर्मभूमि जो 1940 में छपा कि दोनों गढ़वाल किस तरीके से हम स्वाधीन इस एकजुट होकर आंदोलन को चलाएं। ये भवानी सिंह रावत हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को दुगड्डा में बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया और ये उन्हीं का आर्टिकल है जो कर्मभूमि ने विशेषांक के रूप में बाद में उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित किया। ये मंडल कांग्रेस कमेटियां होती थी साहब। ये जो घटनाएं हो रही थी और किस तरीके से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह जाएगा कहाँ हैं ये उनके हस्तलिखित ये आदित्यराम दुधपुड़ी के कुछ हैं। ये आज़ाद 3000 लोगों ने प्रतिभाग किया और आज़ाद हिंद फौज में सबसे बड़ी बात ये थी कि नेताजी के साथ जो अंगरक्षक से लेकर और उनके जो किचन कैबिनेट थी, कोर था, सबसे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड के ही लोग रहे हैं। उसकी एक झलकी यहाँ पे है। और ये 42 में जो घटनाएं ये हमारे उन सेनानियों के ही फ़ोटो हैं जो इलाहाबाद से गांधी की कॉल पे, उसके बाद है सन 24 का, ये गढ़वाल कांग्रेस कमेटी है 1942 का, ये नैनीताल में सत्याग्रह का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देहरादून की घटनाएं हैं। ये 1937 का पहला मंत्रिमंडल जो उत्तर प्रदेश में बना था और इसमें अधिकतर जो थे सब स्वाधीनता सेनानी थे। ये पूरा उनका कैबिनेट है। ये मौलाना कलाम आज़ाद की देहरादून की मीटिंग है, महावीर त्यागी हैं।
ये किसान सत्याग्रह के रूप में कप्तान राम प्रसाद नौटियाल, कॉमरेड ब्रजेंद्र गुप्ता, डूंगर सिंह बिस्नी देवी, ये जो पहली बागेश्वर से ये पहली गिरफ्तारी हुई थी, और साथ में हमारे टेरी आंदोलन के नायक सकलानी, ये चंचल जी हैं, और ये गढ़वाली पत्र के संपादक जो तिलारी कांड में जिनकी गिरफ्तारी हुई, ये मोहन सिंह मेहता अल्मोड़ा की पहली असहयोग आंदोलन की गिरफ्तारी है नायक, केसर सिंह रावत पेशावर कांड के नायक, और बद्रीदत्त पांडे, और ये तिलारी के शहीदों की जो सूची जिला कारागार से उपलब्ध हो सके उसको, ये गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ जो नायक थे उनके चित्रों को प्रदर्शित करने का मौका मिला है। ये गुमानी जो हमारे साहित्यकारों की भी बड़ी भूमिका रही है, और गुमानी को तो भारतेंदु युग से पहले का जन्म है इनका, तो ये कह सकते हैं कि इनकी ये आहट थी कि ब्रिटिश जब आगमन हुआ तो उनकी कविताओं के माध्यम से किस तरीके से वो लोगों को प्रेरित कर रहे थे, और ये उसी का नाम है कि एक महिला की लिख रहे हैं, हमारा नाम गुलामी से कटा दो और हम तो अब जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये वही संपादकीय कुमाऊं में हमारी जंगलात व्यवस्था पूरे रीजन में कैसी होनी चाहिए ये हैं। ये कर्म भूमि जो 39 और 40 के हैं, आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद हैं, सरोजिनी नायडू हैं, यहाँ पे हिटलर भी है और जवाहरलाल। कहने इसको प्रदर्शित करने का आशय हमारा ये था कि राष्ट्रवादी चेतना अंदर, भले हम अपने इश्यू पे बात कर रहे हों, स्थानीय प्रश्नों पे उत्तराखंड के लोग, लेकिन राष्ट्रीय प्रश्नों पे भी उनका चिंतन इस तरह के साथ है जो राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से है। अब लोग धीरे धीरे करके 40 के दशक के बाद ये करने लगे थे कि भाई हमारी योग्यता है, हमें नॉमिनेट नहीं, हमारे आम लोगों को सरकार में या तो भागीदार बनाया जाए, तो उस पर भी ये बातचीत हो रही थी। और ये उस समय के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के मुखपत्र हैं। हमारी शिक्षा कैसे हो, इस पे सवाल हो रही थी। एक जातीय सभाओं का भी बड़ा उस समय रोल रहा कि एक दूसरे, भले उन्होंने कहा कि सरोला सभा बनी, क्षत्रिय सभा बनी, ब्राह्मण सभा बनी, गंगाड़ी सभा बनी, लेकिन इन सभाओं ने सबसे यही कहा कि हम अपने बीच सामाजिक चेतना की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से काम करते रहें। और ये दुगड्डा जो 1902 में पहला समाचार पत्र था गढ़वाल संभाग का, ये उसके कुछ संपादकीय अंश हैं। ये डोला पालकी का जब अधिकार उनको दे दिया गया 41 के बाद, वो घटनाएं थी। ये प्रथम विश्व के बाद ये जन जागरण का एक तरह हिस्सा था हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक लौटे हैं उनके सम्मान में सरकार ने जो सम्मेलन आयोजित किया, पहली बार इसमें उन्होंने मतलब जातीय आधार पर बात की गई। ये सम्मेलन तो हमने क्षत्रिय लोगों के लिए आयोजित किया, इसमें ब्राह्मण लोग अग्रिम पंक्ति में क्यों बैठे हैं, इस तरीके की जो बातें इस लेख में आप देख सकते हैं उसका। ये गढ़वाल समाचार के वही कुछ एडिटोरियल हैं। ये कुली एजेंसी जो बनी थी, कुली एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं, और इस एजेंसी से प्रेरित होकर विंडम जो डिप्टी कमिश्नर था उसने नैनीताल के इलाके में भी कुली एजेंसी खोलने के लिए कहा कि ठीक है हम बेकार नहीं लेंगे, कुछ श्रम देंगे, कुछ मूल्य देंगे उसका। और ये सब कर्म भूमि के ही और गढ़वाली के कुछ एडिटोरियल हैं। ये 1926 का एक एडिटोरियल भी है। और इसके बाद हमारा ये जो सेक्शन है ये पूरी तरह से उत्तराखंड आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि 1912 में एक गढ़वाली ने भी पहली बार लिखा था कि जो हमारा कुमाऊं कमिश्नरी है, मतलब गढ़वाल और कुमाऊं, इसको एक पृथक यूनिट में आना चाहिए। तो 1912 में कहीं पहली बात नजर आया था उत्तराखंड, सेपरेट उत्तराखंड के बारे में। 1937 में 38 में जो जवाहरलाल नेहरू आए उनकी बात यात्रा में है, उसके बाद सेपरेट स्टेट का फिर 52 में भी आया, मानवेंद्र शाह ये लोग भी जुड़े। 1979 में फिर उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ उसने तो एक विधिवत रूप से इसकी मांग की। और जो 94 में सबसे बड़ी जातियां इस आंदोलन को लेकर हुई, जो नरसंहार हुआ, ये उस समय के समाचार पत्रों के माध्यम से ये हमने कैद करने के जो बैठकें हो रही थी दिल्ली में, उसके बारे में जो सभी सेक्टर्स के लोग जिस ढंग से हमको सहयोग कर रहे थे उनके बारे में, और ये जो संपादकीय आ रहे थे उस समय, जो तोड़ फोड़ की घटनाएं हुई हैं, ये सारे व्यक्त उसी समय उस दौरान के व्यक्त कर रहे हैं। ये शमशेर बिष्ट द्वारा नए भारत के लिए नया उत्तराखंड, इसमें भी बातचीत हुई थी कि कैसा हमारा उत्तराखंड हो, और किस तरीके से हमारे जो उस समय के राइटर्स थे ये जो जिस तरीके से वो शंका व्यक्त कर रहे थे इसकी दिशा के लिए भी, उस सारी बातें इस सेक्शन में उनको दर्शाने के व्यक्त किया है। ये पर्वतीय टाइम्स दिल्ली से भी जो शुरुआती दौर था, उसके बाद अजीत सिंह द्वारा और अन्य दलों के द्वारा भी, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भी जो सहयोग दिया जा रहा था, उसके बारे में स्वयं अजीत सिंह ने भी ये पत्र एरी को लिखा था उस समय। और ये सभी आर्टिकल शंकर सिंह भाटिया जी के हैं जो उनके संपादकीय हैं।
जिस पे उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए, जैसे यही है कि पृथक राज्य एक महज कॉलोनी तो नहीं हो जाएगा कल, वो बहुत सारी आशंकाएं भी थी। मुजफ्फरनगर कांड की सीबीआई की जांच के लिए थी, हिमालय की नीति था, आंदोलन का प्रश्न था, शायद इसीलिए कभी आंदोलन भटकने के दौर में भी आया, और आखिर में कि कैसा होगा हमारा उत्तराखंड या उत्तरांचल, इस आर्टिकल को हरीश चंदोला ने उन आशंकाओं को व्यक्त किया है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जन अपेक्षाएं तो पूरी नहीं हुई हैं। सरकार भी ये मानती है कि जो एक मंशा थी आंदोलनकारियों की वो पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर जन दबाव रहेगा तो हम इस आंदोलन की जो मूल भावना थी, उस मूल भावना के अनुरूप इस आंदोलन को और इस राज्य को सजाने और संवारने भी हम शायद काम कर सकें। इसके लिए फिर से एक बार सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता होगी। तिवारी जी हमारे साथ दून लाइब्रेरी से हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी, जो ये पूरी थीम को समझाया बहुत अच्छी तरह से। इस तरह भाई योगेश दशमाना जी ने बहुत उनको इसका बिल्कुल एक एक अंश जो है पता है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। क्या आप दून लाइब्रेरी से हैं? क्या आप चूँकि लाइब्रेरी की तरफ से ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या थीम है आपकी, क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप कुछ कहेंगे इस पर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल जो दून पुस्तकालय में शोध केंद्र है, तो इसका एक उद्देश्य यह भी है कि प्रदर्शनी के माध्यम से और या कभी और साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से जो हमारे आम पाठक हैं और आम अभिरुचि के जो इस तरह साहित्य में, इतिहास में, संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो उनके ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज जो ये उत्तराखंड के आंदोलन और क्या कहते हैं, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं, इन पर जो यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो हम आशा करते हैं कि जितने हमारे इस देहरादून के इतिहास में रुचि रखने वाले लोग हैं और शोधार्थी हैं और तमाम जो आम पाठक हैं, तो और जो आम इस तरह के लोग हैं जो इस तरह से इतिहास और संस्कृति इसमें अभिरुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये प्रदर्शनी क्या कहते हैं उपयोगी होगी। और हमने यह प्रयास किया है कि जो ये प्रदर्शनी जो आज इसका शुभारंभ हो रहा है, यह इसी नवंबर आखिर तक, यानी कि 30 नवंबर तक यह इसी होटल इंद्रलोक की जो ये आर्ट गैलरी में जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, यह सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक आम लोगों के लिए निःशुल्क रूप से खुली रहेगी। जी धन्यवाद योगेश दशमाना जी और चंद्रशेखर तिवारी जी। दून लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने इतिहास से लगभग कटने के कगार पर है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में क्या हुआ, किस तरह की घटनाएं हुई, किस तरह के अत्याचार हुए लोगों पर, लोगों की सोच क्या थी उत्तराखंड आंदोलन में, लोग क्यों मर मिटने को तैयार थे, इतने सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम अपने इतिहास को ही नहीं जानेंगे तो हमारे ज़मीन पर पैर नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को इन सब घटनाओं को जानना चाहिए, इस इतिहास पर जाना चाहिए। और इस तरह की जो प्रदर्शनियाँ होती हैं, जो दून लाइब्रेरी और शोध संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो इस तरह के आयोजन करते हैं, उनका बड़ा योगदान इसमें होता है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।